फिर वांग जिया हुआ सेंग ग्रुप से बाहर निकल जाती है। वो अभी भी मासूम और पूरी दुनिया से बेखबर रहती है। दूसरी तरफ ये चेन अभी भी ऊपर से शायद उसे ही देख रहा होता है। तभी किन होंगयान ऑफिस में आकर ये चेन को इसी हालत में देखकर थोड़ी हैरान रह जाती है। किन होंगयान में शांत आवाज में कहा, आपके जन्मदिन पर शादी करने का फैसला करके फेंग चाओ सचमुच मौत को दावत दे रहा है। वो साफ तौर पर आपको दुखी करने की कोशिश कर रहा है। ये चेन सोचता है, बेवकूफ, क्या तुम शादी का इस्तेमाल मेरे जन्मदिन को फीका करने के लिए कर रहे हो? ये चेन ने पीछे मुड़कर कहा, होंगयान, जल्दी से कंपनी के सभी साझेदारों को मेरे जन्मदिन की तारीख के बारे में सूचित करें। किन होंगयान ने हैरानी वाली नजरों से देखते हुए कहा, यस बॉस। किन होंगयान सोचती है, ये चेन के लिए एक भव्य जन्मदिन भोज आयोजित करने और उसे अपनी भावनाओं को समझाने का ये मेरे लिए एकदम सही अवसर है। फिर सीन बदलता है। 12 मई सुबह 6 बजे फेंग चाओ और वांग जियालिन की शादी के दिन का होता है, जहां घर को बलून से डेकोरेशन किया हुआ होता है। शादी के लिए तैयार होने के बावजूद फेंग चाओ गुस्से में होता है। फेंग चाओ ने कॉल में चिल्लाकर कहा, धत तेरी की, मैंने फिर पैसे गवा दिए। ये कैसे हो सकता है? क्या ये गेम बहुत अच्छा नहीं है? उल्लंघन के लिए इसे बंद कैसे किया जा सकता है? बात खत्म करके फिर वो गुस्से में अपने फोन को जमीन पर फेंककर तोड़ देता है। फेंग चाओ ने गुस्से में कहा, लानत है यार। फेंग चाओ सोचता है, पिछले एक वीक में हालांकि मेरी निवेशित की गई लगभग 1 दर्जन कंपनियां अचानक एक के बाद एक दिवालिया हो गईं। स्टॉक इंडेक्स, फ्यूचर्स, कमोडिटी स्पॉट्स और यहाँ तक कि अंडरग्राउंड कैसीनो, चाहे किसी भी चीज में निवेश किया गया हो, ये बहुत ही असामान्य है। फेंग चाओ ने मुट्ठियां भींचते हुए खुद से ही कहा, मेरे 500 मिलियन लगभग पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। तभी फेंग चाओ के पीछे एक लड़का आता है। फेंग चाओ गुस्से में पीछे मुड़कर उसे देखता है। वो लड़का कहता है, ब्रदर चाओ, क्या आपने किसी को नाराज किया है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको निशाना बनाया जा रहा है। अगर आप आंखें बंद करके भी निवेश करें तो भी विफलता की दर 100% नहीं हो सकती। फेंग चाओ चिढ़ते हुए कहता है, ये सचमुच मुमकिन है, लेकिन मैंने पिछले 2 सालों में किसी को नाराज नहीं किया। ये चेन नाम के एक व्यक्ति को छोड़कर, जो तुम्हारी भाभी का एक्स हस्बैंड है, मैंने उसे धोखा दिया, लेकिन वो तो बिल्कुल निकम्मा इंसान है। वो ये सब कैसे कर सकता है? उस लड़के ने अपने कोट पर लगा फ्लावर ठीक करते हुए कहा, ब्रदर चाओ, भाभी वेंजो की सबसे खूबसूरत लड़की है। ये चेन अकेला नहीं है जो उसे पसंद करता है। हो सकता है कि कुछ और लोग भी हों जो आपसे ईर्ष्या करते हों। फेंग चाओ चिढ़ते हुए कहता है, धत तेरी की, जरूर वेंजो के कारोबारी हलकों में कोई बूढ़ा विकृत मानसिकता वाला इंसान होगा जिसकी नजर वांग जिया पर है, इसीलिए वो मुझे निशाना बना रहा है। फेंग चाओ ने गुस्से में कहा, ये वांग जिया सचमुच एक पैसे बर्बाद करने वाली वाइफ है। शादी से पहले ही मुझे उसकी वजह से 500 मिलियन का नुकसान हो चुका है। उस लड़के ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, तुम ऐसा नहीं कह सकते। तुम्हारी फेंग फैमिली के पास इस 500 मिलियन की कमी नहीं है। अगर तुम इसे खो देते हैं तो आप अपना खो देंगे। सबसे बुरी स्थिति में आप ओल्ड मास्टर की लिस्टेड कंपनी में काम कर सकते हैं, फिर एक बूमरैंग बच्चे की तरह रह सकते हैं। स्थिति को शांत करने के बाद उस लड़के ने कहा, ये खूबसूरत वाइफ वांग जिया अब आपके हाथों में है। आप उसके साथ जैसा चाहें वैसा खेल सकते हैं। वो बूढ़ा विकृत व्यक्ति व्यापार जगत में भले ही शक्तिशाली हो, लेकिन प्रेम के क्षेत्र में तुमने निश्चित रूप से जीत हासिल कर ली है। ये सुनकर फेंग चाओ खुश होने के बाद अपना फोन निकालते हुए कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे अभी अपनी ब्यूटी को फोन करना होगा। फिर वांग जिया के फोन पर फेंग चाओ का कॉल आता है। वांग जिया ने कॉल उठाकर कहा, फेंग चाओ। फेंग चाओ ने दूसरी तरफ से कहा, हनी तुम क्या कर रही हो? वांग जिया ने अपनी खूबसूरती निखारते हुए कहा, मैं अपना मेकअप कर रही हूँ, अपनी शादी की ड्रेस पहनकर देख रही हूँ। फेंग चाओ ने दूसरी तरफ से कहा, हनी अब तुम्हें सो जाना चाहिए, वरना आज रात तुम बहुत थकी हुई महसूस करोगी। ये सुनकर वांग जिया थोड़ा सा गुस्से में आ जाती है, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं देती है। तभी वांग जिया की दोस्त होंगे वहां पहुंच जाती है। होंगे ने चौंककर पीछे से कहा, क्या वो फेंग चाओ था? उसने क्या कहा? वांग जिया ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, गंदी बातें।
फेंग चाओ कितना अभद्र है। अगर उसकी फैमिली अमीर ना होती तो मैं उससे शादी ना करती। मेरा यी चेन अब पहले से भी बेहतर है। वो बहुत ही सौम्य तरीके से बोलता है। होंगे ने अपने नाजुक अंदाज में कहा, डार्लिंग, तुम किसी दूसरे लड़के से शादी करने के लिए शादी का जोड़ा पहन रही हो, लेकिन अपने एक्स हस्बैंड की तारीफ करना, क्या ये थोड़ा अनुचित नहीं है? वांग जिया ने गुस्से में कहा, होंगे, मुझे डर है कि अगर मैंने आज शादी कर ली तो मेरे और यी चेन के लिए कभी कोई भविष्य नहीं बचेगा। अगर कुछ सालों में मेरा तलाक हो जाता है और तब तक उसकी शादी हो चुकी होती है तो क्या होगा? फिर होंगे ने वांग जिया के पास जाकर उसका हाथ पकड़ के खड़ा करने लगती है। होंगे ने हाथ खींचते हुए कहा, खुद को आईने में देखो। फिर वांग जिया और होंगे सामने के मिरर में देखने लगते हैं। होंगे ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा चेहरा देखो, भला कौन सा लड़का तुम्हें ठुकरा सकता है? होंगे ने जिया के पीछे जाते हुए कहा, यकीन मानो, तुमने उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। ये चेन जीवन भर तुम्हारा एक बैकअप प्लान बनकर ही रहेगा। इस बीच युनजो जियांगनानली विला क्षेत्र का सीन दिखता है, जहां लुई रूसी और फेंग जियांजू कपड़े पहनकर रेडी हो चुके होते हैं और लुई रूसी अपने पति का बो ठीक कर रही होती है। लुई रूसी ने शांत रहते हुए कहा, जियांजू, मुझे लगता है कि कंपनी की हाल ही की विस्तार योजना अभी भी बहुत आक्रामक है। कंपनी के सारे पैसे एक ही बार में निकाल देना और यहाँ तक कि एक बड़ा कर्ज ले लेना, आपको पॉल पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। फेंग जियांजू चिढ़कर उससे दूर जाते हुए कहता है, अगर मैंने उस समय पॉल पर भरोसा नहीं किया होता तो हमारी कंपनी को सार्वजनिक होने का मौका भी नहीं मिलता। मैंने तुम्हारी लू फैमिली से एक पैसा भी नहीं लिया, तो तुम किस बात को लेकर चिंतित हो? लुई रूसी ने दुखी होते हुए कहा, मेरा मतलब वो नहीं था। अगर आपको वाकई भरोसा है तो मैं लू फैमिली से आपके लिए पैसे देने को कह सकती हूँ। फेंग जियांजू गुस्से में चिल्लाकर कहता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आपकी लू फैमिली ने हमेशा मुझे नीचा दिखाया है। इस बार मैं आपकी लू फैमिली को दिखाऊंगा कि मैं कैसे कमबैक कर रहा हूँ। लुई रूसी ने उसे गले लगाकर शांत करते हुए कहा, ठीक है, आज हमारे बेटे की शादी है, चलिए इस बारे में बात नहीं करते, चलिए किसी और विषय पर बात करते हैं। लेकिन वो फेंग जियांजू उससे दूर होकर जाने लगता है तो लुई रूसी ने पीछे से कहा, मैंने सुना है कि फेंग चाओ ने वांग जिया के एक्स हस्बैंड को भी इनवाइट किया था और उसने तो यहाँ तक कह दिया कि वो उसे सबके सामने बेइज्जत करना चाहता है। मुझे लगता है ये अनुचित है। आपको फेंग चाओ को फिर से समझाना चाहिए और उसे ऐसा करने से रोकना चाहिए। फेंग जियांजू के काफी दूर जाने के कारण लुई रूसी ने थोड़ा चिल्लाकर कहा, वो तो बस एक लोअर क्लास का व्यक्ति है जो बॉडीगार्ड के रूप में काम करता है। अगर उसका अपमान होता है तो हो जाए। इस बार हमें एक अन्य विशिष्ट अतिथि पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इतना सुनने के बाद फेंग जियांजू रुककर पीछे मुड़ते हुए कहता है, मैंने हुआशेंग ग्रुप के किन होंग्यान से सुना है कि हुआशेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट यी आज शादी में 100% आएंगे। आप ये भी जानते हैं कि प्रेसिडेंट यी कितने मिस्टीरियस व्यक्ति हैं। यदि आप उनसे मिले तो आपको उनका अच्छे से स्वागत करना चाहिए और उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लुई रूसी ने हताशा में सांस भरते हुए कहा, मुझे पता है, जब मैं प्रेसिडेंट यी से मिलूंगी तो मैं निश्चित रूप से उनकी अच्छी सेवा करूंगी। फिर कुछ देर बाद रोज गार्डन विला का सीन दिखता है, जहां एक रेड BMW खड़ी रहती है। फिर उस विला में से यी चेन और किन होंग्यान निकलकर शादी में जाने के लिए तैयार होते हैं। मुझे लगता है अब अच्छा शो देखने को मिलेगा। किन होंग्यान ने कार के पास पहुंचकर कहा, प्रेसिडेंट यी, अब निकलने का समय हो गया है। यी चेन ने दरवाजे के पास खड़े होकर घड़ी देखते हुए कहा, लेट्स गो। यी चेन सोचता है, आज मैं युनजो शहर में सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हुआशेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट यी वांग फैमिली के वही त्यागे हुए घर जमाए हैं, यानी कि मैं यी चेन। किन होंग्यान ने मुस्कुराते हुए कहा, यस बॉस। किन होंग्यान सोचती है, मैं वास्तव में वांग जिया का भयभीत चेहरा देखना चाहती हूँ। फिर 1 घंटे बाद का पोर्टमैन रिट्ज कार्ल्टन होटल का सीन दिखता है, जहां पर कई लग्जरी कार आकर खड़ी रहती है। वहां पर फेंग जियांजू सबका स्वागत कर रहा होता है। ये वांग जिया पीछे छुपी हुई जगह से देख रही होती है। फेंग जियांजू ने कहा, प्रेसिडेंट झाओ, मेरे बेटे की शादी में आपकी उपस्थिति मेरे बेटे के लिए वास्तव में एक बड़ा सम्मान है। ब्यूरो चीफ झेंग, स्वागत है, स्वागत है। आपको बाद में कुछ और ड्रिंक पीने होंगे।
डेप्यूटी मेयर झैंग, आपकी उपस्थिति से हमें सम्मानित करने के लिए धन्यवाद। आपसे मिलने के लिए बाहर न आने के लिए क्षमा करें। मैं बाद में एक ड्रिंक लेकर खुद को टोस्ट जरूर करूंगा। प्लीज बैठ जाएं। ये देखकर वांग जिया थोड़ी हैरान होने लगती है। वांग जिया सोचती है, फेंग फैमिली का सोशल सर्कल वाकई बहुत प्रभावशाली है। यहाँ इतने लोग हैं जिन्हें मैंने दादी के जन्मदिन के बैंक्वेट में भी नहीं देखा था। वे शायद युनजो शहर के व्यापारिक और राजनीतिक सर्कल के असली दिग्गज हैं, है ना? ऐसे धनी फैमिली में शादी करना कितना अच्छा लगता है। तभी कोई आता है और वांग जिया और होंगे दोनों थोड़ा चौंक जाते हैं, जिससे वहां सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। कोई कहता है, प्रेसिडेंट माँ, ओ गॉड, प्रेसिडेंट माँ सचमुच आ गई। अन्य कोई कहता है, ये प्रेसिडेंट माँ देश में नंबर 1 हैं और पूरी दुनिया में टॉप 20 हस्तियों में से एक हैं। फेंग फैमिली युनजो के टॉप 10 फैमिली में भी जगह नहीं बना पाता। ऐसे में उन्हें इतनी बड़ी हस्ती की शादी की मेजबानी करने का क्या हक है? फेंग जियांजू ने खुश होते हुए कहा, प्रेसिडेंट माँ, चीन के सबसे धनी व्यक्ति, आपकी उपस्थिति से हम सम्मानित हो रहे हैं। मुझे फेंग शियांजू को आपको आमंत्रित करने का क्या हक है? प्रेसिडेंट माँ ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, सच कहूं तो मैं यहाँ सबसे पहले नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने आया था, और दूसरी बात, मैं हुआशेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट यी से मिलना चाहता हूँ। फेंग जियांजू सोचता है, हुआशेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट यी का बैकग्राउंड किस प्रकार का है कि प्रेसिडेंट माँ भी उनसे परिचय करने के लिए इतने उत्सुक हैं? फेंग जियांजू ने उत्साहित होते हुए कहा, प्रेसिडेंट माँ, प्लीज सम्मान की सीट पर बैठे। मैं अभी प्रेसिडेंट यी को कॉल करके पूछूंगा कि वो कहाँ है। वांग जिया सोचती है, हुआशेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट यी से हर कोई मुलाकात करना चाहता है। प्रेसिडेंट माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, परेशानी सहने के लिए धन्यवाद। वांग जिया सोचती है, प्रेसिडेंट यी की वाइफ बनने के योग्य होने के लिए एक लड़की का फैमिली बैकग्राउंड और रूप रंग कैसा होना चाहिए? वांग जिया सोचती है, मुझे इसकी कल्पना करना बंद कर देना चाहिए। कुछ पल बाद फेंग जियांजू ने कॉल पर बात करते हुए कहा, हेलो, क्या आप दरवाजे पर हैं? मैं अभी आकर आपका स्वागत करता हूँ। कॉल काटने के बाद फेंग चाओ ने चिल्लाकर फेंग जियांजू को कहा, प्रेसिडेंट यी और प्रेसिडेंट किन दरवाजे पर हैं? जल्दी से मेरे साथ दरवाजे पर आओ उनका स्वागत करने के लिए। फेंग चाओ हकलाते हुए कहता है, यस। ये सब देखकर सभी लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। कोई कहता है, मैंने सुना है कि हुआशेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट यी ने कई रेस्टोरेंट और केटीवी बिजनेस का एक्वायर कर लिया है। वो वर्तमान में युनजो शहर में कई इंडस्ट्रीज पर एकाधिकार जमाए हुए हैं। दूसरा कोई कहता है, अरे इतना ही नहीं, मैंने ये भी सुना है कि जब उसके पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं होता है तो वो सिर्फ मनोरंजन के लिए कंपनियों में बर्बाद कर देता है। पिछले 1 महीने में ही उन्होंने दर्जनों कंपनियों को दिवालिया होने के लिए मजबूर कर दिया है। अन्य कोई व्यक्ति दूसरी तरफ से आते हुए कहता है, राष्ट्रपति माँ भी दरवाजे पर आ गए हैं। जल्दी से देखते हैं कि प्रेसिडेंट यी किस तरह के मिस्टीरियस व्यक्तित्व हैं। हमें आज के अवसर का लाभ उठाकर प्रेसिडेंट यी से परिचय अवश्य करना चाहिए। उसी वक्त युआन युआन और मैडम वांग पीछे ये सब सुन रहे होते हैं। युआन युआन ने शर्माकर कहा, ग्रैंडमा, प्रेसिडेंट यी आ गए हैं, चलिए हम भी एक नजर डाल लेते हैं। मैडम वांग ने छड़ी के सहारे आगे बढ़ते हुए कहा, ठीक है। फिर बाहर का सीन दिखता है जहां पर एक व्हाइट स्पोर्ट्स कार बहुत ही तेजी से आकर रुकती है। उसमें से किन होंगयान सिंपल व्हाइट कलर का 1 पीस ड्रेस पहनकर उतरती है। उसके उतरने के साथ ही सभी लोगों में गुसपुस शुरू हो जाती है। कोई सोचता है, प्रेसिडेंट किन के पीछे निकलने वाला व्यक्ति प्रेसिडेंट यी ही होना चाहिए। किन होंगयान ने यी चेन की तरफ देखते हुए कहा, प्रेसिडेंट फेंग, वो हमारे हुआशेंग समूह के प्रेसिडेंट यी हो। फिर थोड़ी देर बाद चेन कार से उतरता है। उसने व्हाइट सूट पहना होता है। जब वो पूरी तरह से कार से बाहर निकलकर खड़ा होता है तो वो काफी हैंडसम दिख रहा होता है। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।